Hello everyone. So today we will start with the chapter first of 10th class, that is chemical reaction and equations. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास डेली लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट चेंज जो आप नोटिस करते हो डे टू डे लाइफ में, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. कर्ड फ्रॉम मिल्क. आप दूध से दही बना सकते हो. ठीक है. या फिर दूसरा आप देखते हो कि मिल्क को आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हो गर्मियों में तो वो फट जाता है. ठीक है. तो ये हो गया आपका पहला चेंज. सेकेंड चेंज अगर हम लोग देखते हैं, जैसे आप कोई भी लोहे की चीज़ रखोगे, आपने आयरन फिलिंग्स रख दी, आयरन नेल्स रख दी, या फिर आपकी जो बाइसिकल होती है अगर वो ज़्यादा टाइम तक बाहर खड़ी रहे तो उस पर रस्ट जमने लग जाती है ना. एक ब्राउन कलर की लेयर जो होती है वो फॉर्म करने लग जाती है. दैट इज़ नोन एज व्हाट, रस्टिंग ऑफ आयरन. तो ये हो गया आपका दूसरा चेंज. थर्ड हो गया, जैसे आप फ्रूट्स को काफ़ी टाइम के लिए अगर फ्रिज में ना रखो, बाहर ही छोड़ दो तो वो सड़ने लग जाते हैं. दे गेट रॉटन, राइट. सो थर्ड चेंज इज व्हाट, रॉटनिंग ऑफ फ्रूट्स. रॉटनिंग ऑफ फ्रूट्स. फोर्थ अगर आप पढ़ोगे तो हमारी बॉडी के अंदर ही हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, तो ये भी एक टाइप का चेंज है. या फिर फिफ्थ जो आप करोगे, जो हम लोग रिस्पायर करते हैं, वो भी एक टाइप का चेंज है. ठीक है. तो ये सारे चेंजेस जो है ये हमारे डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं. या फिर आप सिक्स्थ ये वाला भी ले लो, जैसे आइस को अगर हम मेल्ट करेंगे तो वो रूम टेम्परेचर पे अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर. ठीक है. तो ये कुछ डे टू डे चेंजेस है हमारी लाइफ में. अब हम इन चेंजेस को दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं. एक होता है आपका कौन सा, फिजिकल चेंजेस. दूसरा हमारे पास क्या आएगा, केमिकल चेंजेस. ठीक है. ये हमारे पास कुछ चेंजेस ऑब्जर्व्ड है. अब हमें ये देखना है कि कौन से इसमें से फिजिकल चेंजेस है और कौन से हमारे पास केमिकल चेंजेस है. तो फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर. ठीक है. फिजिकल चेंजेस हमारे पास रिवर्सिबल होते हैं नेचर से. और अगर आप किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हो, मान लो जैसे फिजिकल चेंज अगर कोई हो रहा है तो आप उसे वापस कर सकते हो. ठीक है. कैसे, देखो जैसे आप आइस इस टू वाटर करोगे, आइस जो है वो वाटर में मेल्ट हो जाती है. ठीक है. तो आप वाटर को दोबारा आइस बना सकते हो अगर आप उसका टेम्परेचर क्या कर दो, कूल डाउन कर दो. तो दिस इज द टाइप ऑफ व्हाट, रिवर्सिबल चेंज. अगर आपने आयरन और सैंड को मिक्स कर दिया मान लो, ठीक है, तो वो मैकेनिकली सेपरेट हो सकते हैं. आप आयरन फिलिंग्स जो है वो सैंड में से आराम से निकाल सकते हो. तो मिक्सिंग ऑफ आयरन एंड सैंड इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल और अ फिजिकल चेंज. ठीक है. केमिकल चेंज जब हम लोग देखते हैं तो ये इरिवर्सिबल टाइप ऑफ चेंज होते हैं, हम इन्हें वापस नहीं कर सकते. ठीक है. और एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. ठीक है. मिल्क से एक बार दही बनने के बाद दही को आप दोबारा मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. या दूध एक बार अगर आप फट जाता है तो आप उसे मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. या फिर अगर आपकी बाइसिकल में मान लो रस्ट लग गई है तो आप उस रस्ट को गैल्वेनाइजेशन के थ्रू खैर हटा सकते हो, लेकिन उस रस्ट को वापस में आप प्योर आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सिमिलरली अगर आपके फ्रूट्स रॉटन हो जाते हैं तो वो रॉटन फ्रूट्स दोबारा फ्रेश फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते. once the food is digested it cannot be converted into the natural food जो हमने intake किया था. ठीक है. तो ये टाइप के चेंजेस क्या होंगे हमारे पास, केमिकल चेंजेस. तो हमें इसमें फोकस करना है केमिकल चेंजेस के ऊपर. हमें इस चैप्टर में फोकस करना है केमिकल चेंजेस के ऊपर. जहाँ पे भी कोई केमिकल चेंज होगा मतलब एक केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हो रहा है. चाहे वो मिल्क से दही बनने का हो, चाहे वो आयरन पे रस्ट लगने का हो, चाहे वो फ्रूट्स का रॉटन होना हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो. जहाँ पे भी केमिकल चेंज हो रहा है वो एक केमिकल रिएक्शन से एसोसिएटेड है. आप एक केमिकल चेंज को एक केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि चेंजेस जो हम लोगों ने डे टू डे लाइफ में देखे, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं. फिर हम लोगों ने देखा कि केमिकल चेंजेस को हम एसोसिएट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन से. नाउ नेक्स्ट हम लोगों को ये पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली होते क्या है. ठीक है. व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस. इससे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है.
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिया मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है, मैंने एक मैग्नीशियम रिबन लिया यहाँ पे और मैंने इसे बर्न करा विद अ लाइटिंग कैंडल, ठीक है, मैंने इसे बर्न करा। अब ये क्या हो रहा है कि जैसे ही बर्न कर रहा है तो एक डार्जिलिंग फ्लेम के साथ बर्न कर रहा है, ठीक है। जब ये बर्न करेगा तो ये जो रिबन है, एक तो फर्स्ट चेंज है कि ये पाउडर में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा चेंज मेरे पास ये है कि ये जब बर्न कर रहा है तो एक डार्जिलिंग फ्लेम आ रही है, ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद डार्जिलिंग फ्लेम। अब थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि एक चीज़ को बर्न करने के लिए, इग्नाइट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई चीज़ बर्न कर सकती है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आता है कि जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस को रीच करनी चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर वो होता है किसी सब्सटेंस का जहाँ पे कि आके एक सब्सटेंस आपका आग पकड़ना शुरू कर देता है, जलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जब तक वो इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं होगा, आप जिस भी चीज़ को बर्न कर रहे हो वो बर्न नहीं होगी। तो दो फैक्टर्स है, एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, दूसरा आपका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि मैग्नीशियम को बर्न करा इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और हमने देखा कि वो मैग्नीशियम जो है वो पाउडर में कन्वर्ट हो गया और एक डार्जिलिंग फ्लेम के साथ वो बर्न हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कि जैसे ही जिंक ग्रैन्यूल्स मैंने लिए, जिंक ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है, जिंक के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, ठीक है। और मैंने लिया एक बीकर, यहाँ पे मैंने लिया एक बीकर, इसमें मैंने डाला H2SO4 एसिड। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एसिड होता है, ठीक है, कोरोसिव इन नेचर होता है, तो इसे हम लोग जेंटली हैंडल करते हैं, ठीक है। अगर ये स्किन पे पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा बर्न कर देता है। तो जिंक ग्रैन्यूल्स हम लोगों ने डाले H2SO4 में। हम लोगों ने देखा अब कि इसमें से कुछ गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। और जो टेम्परेचर है यहाँ का, जो टेम्परेचर है मेरे आउटर फ्लास्क का, वो एकदम से इंक्रीज कर रहा है। मतलब जैसे ही मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले H2SO4 में, जो आपका ये था फ्लास्क था, ये एकदम से गर्म हो जाता है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और एक गैस निकलती है। अब उस गैस को मैंने बर्निंग कैंडल के पास रखा, जो गैस रिलीज हुई माउथ ऑफ द फ्लास्क में, जो गैस रिलीज हो रही है उसको मैंने एक बर्निंग कैंडल के पास रखा। तो मैंने देखा कि वो एक पॉपअप साउंड से बर्न कर रही है, पॉपअप साउंड मुझे मिल रहा है। दिस मीन्स कि जो पॉपअप साउंड होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है हाइड्रोजन गैस का, कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड। इसका मतलब जब मैंने जिंक में H2SO4 डाला तो मेरे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। और दूसरा जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन था कि यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल्स थे ये मेरे पास थे केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं कि या तो कोई गैस रिलीज हो, एवोल्यूशन ऑफ गैस, या फिर आपको कलर चेंज दिखेगा, चेंज इन कलर, या फिर आपको चेंज इन स्टेट दिखेगा, चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब ये तो सॉलिड से लिक्विड हो गया या फिर लिक्विड से गैस हो गया, तो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। या तो होगा चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, या फिर चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा मैग्नीशियम वाले केस में कि जो मैग्नीशियम था वो एक रिबन की फॉर्म में था, अब एक पाउडर फॉर्म में चेंज हो गया। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और गैस भी रिलीज हो रही है। सो दे बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है।
अब ये देखो, अगर मुझे इन दोनों केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है, मान लो किसी साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया, अब उसे लिखना है कि ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया, तो ये मेरे पास ऑब्जर्वेशंस आई, तो वो क्या लिखेगा कि जिंक reacts with H2SO4 to give ZnSO4 and hydrogen gas which burnt with a pop-up sound. या फिर मैग्नीशियम वाले एक्सपेरिमेंट के लिए वो लिखेगा कि मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म अ पाउडर लाइक सब्सटेंस नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखने से अच्छा हमें केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इस इतनी बड़ी चीज को जो आपने यहाँ पे लिखी है कि जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, उसकी जगह मैं एक केमिकल रिएक्शन लिखूंगी और वो भी सेम बात कहेगी। तो दिस इज द यूज ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो अब देख लेते हैं इक्वेशन हम लोग लिखेंगे कैसे। तो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल पहले वाला देखते हैं कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था, और फॉर्म करा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट इन ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमें पाउडर मिला था। तो ये जो साइड होती है हमारी, ये होती है बिफोर द अकरेंस ऑफ केमिकल चेंज। बिफोर द अकरेंस ऑफ केमिकल चेंज। और ये वाली जो साइड होगी एरो के साइड वाली, एरो के राइट हैंड साइड वाली, ये होगी आफ्टर द अकरेंस ऑफ केमिकल चेंज। आफ्टर द अकरेंस ऑफ केमिकल चेंज। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग वो चीजें लिखेंगे जो कि केमिकल चेंज होने से पहले प्रेजेंट थी। राइट हैंड साइड में हम लोग वो चीजें लिखेंगे जो कि केमिकल चेंज केमिकल चेंज के बाद होने के बाद जो चीजें फॉर्म हुई। ठीक है, तो इन्हें मैं बोलती हूँ क्या? रिएक्टेंट्स। इन्हें हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और एरो के जो राइट हैंड साइड वाले होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। सो अगर आप जनरल फॉर्म लिख रहे हो तो रिएक्टेंट जो होगा वो क्या दे रहा है? प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो आती है जिसका हेड जो होता है वो प्रोडक्ट की साइड में होता है, और जो टेल होती है, ये टेल इज टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड। ठीक है, अब और क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकती है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन में हम लोग स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं। तो स्टेट पढ़ लेते हैं, हमें पता है कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हम लोग यहाँ एक और स्टेट देखेंगे, दैट इज एक्वस। एक्वस, अगर किसी भी चीज को आपने पानी में डिसॉल्व किया है तो वो हो जाएगी एक्वस। फॉर एग्जाम्पल अगर HCl मैं गैस फॉर्म में ले रही हूँ तो मैं लिखूंगी G, लेकिन अगर मैंने इसी HCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो उसे मैं लिखूंगी HCl aqueous विद AQ। तो सॉलिड के लिखेंगे S ब्रैकेट में, लिक्विड के लिए लिखेंगे L ब्रैकेट में, गैसेस के लिए लिखेंगे G ब्रैकेट में, और एक्वस के लिए लिखेंगे हम लोग AQ ब्रैकेट्स में। ठीक है, अब आप कहोगे लिक्विड और एक्वस में क्या डिफरेंस है? लिक्विड में हमारे पास ये डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते हो वाटर ले लिया अगर आपने सिंपल, तो ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है तो आप L लिख दोगे। अमोनिया ले लिया, अगर वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है तो आप L लिख दोगे। लेकिन अगर कोई चीज़ जनरली लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, सॉलिड में है या गैस में है, और फिर आप उसे वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो, मतलब उसको सॉल्यूट एक्ट करवा रहे हो, और सॉल्वेंट जो होगा आपका वाटर होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्वस। सिमिलरली अगर हम H2SO4 को वाटर में डालेंगे तो हम लोग उसे क्या लिखेंगे? H2SO4 aqueous। ठीक है, तो यहाँ पे अब स्टेट मेंशन शुरू करते हैं। तो मैग्नीशियम सॉलिड था, ऑक्सीजन एयर में है तो गैसियस है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है।
तो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, और कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हुई इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात। नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं वो है रिएक्शन Zn plus H2SO4 is giving you ZnSO4 plus हाइड्रोजन। जिंक क्या था, सॉलिड था, जिंक ग्रैन्यूल एक्ट करे थे। H2SO4 क्या है, एक्वस है। यहाँ पे ZnSO4 जो बन रहा है वो डिपेंड करेगा। देखो अब यहाँ पे जो ZnSO4 बन रहा है, ये जब आप एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करोगे, अगर एक पीपीटी शो हो रही है, ठीक है, मतलब एक सॉलिड बच रहा है रिएक्शन होने के बाद, तो आप उसे लिखोगे सॉलिड। अगर कोई सॉलिड नहीं बन रहा है रिएक्शन होने के बाद, तो आप उसे लिखोगे एक्वस, यानी कि ये चीज़ भी पानी में ही डिसॉल्व हो गई। जो पानी मेरे पास H2SO4 के साथ प्रेजेंट था, अगर उसने नए वाले प्रोडक्ट को डिसॉल्व कर लिया तो वो हो जाएगा एक्वस फॉर्म में। लेकिन अगर वो नए वाले प्रोडक्ट को डिसॉल्व नहीं कर पाया तो वो होगा सॉलिड फॉर्म में, और हाइड्रोजन आपका क्या होगा, गैस की फॉर्म में। तो ऐसे करके आप केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हो। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद मच मोर इंफॉर्मेशन इन अ प्रिसाइज मैनर। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं बैलेंसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंसिंग तो ठीक, 4 या 5 मार्क्स का बैलेंसिंग जरूर आता है, तो इसे मिस मत करना। बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द बेसिक ऑफ योर 11th एंड 12th क्लास। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आएगी तो 11th 12th में केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग पे ध्यान देना। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि व्हाई डू वी नीड बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करने की जरूरत ही क्या है, बैलेंसिंग करने की जरूरत ही क्या है। तो आंसर आता है हमारे पास क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्या कहता है, मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। एक केमिकल चेंज होने से पहले जितना मास था उतना ही मास एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर Mg प्लस O2 जो है ये MgO दे रहा है, ये हमने रिएक्शन लिखी थी, ये सॉलिड फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में, और ये सॉलिड फॉर्म में, ये हम लोगों ने इक्वेशन लिखी थी। अगर मैं इसे 14 ग्राम ले रही हूँ, अगर मैं इसे 12 ग्राम ले रही हूँ, तो ये यहाँ पे 26 ग्राम ही बनना चाहिए। अगर ये ना ही ये 28 बनेगा और ना ही ये 13 ग्राम्स बन सकता है। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट का जितना सम आएगा मास का, वही प्रोडक्ट का सम होना चाहिए मास का। मास शुड बी सेम एट द रिएक्टेंट साइड ऑल्सो एंड एट द प्रोडक्ट साइड ऑल्सो। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब हम देखते हैं कि पर्टिकुलर इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले इक्वेशन लिखो, यही वाली इक्वेशन को देखते हैं। मैग्नीशियम सॉलिड ऑक्सीजन गैस विल गिव यू NgO सॉलिड। अब ये जरूर याद रखना, देखो आपको ऐसे दे सकते हैं कि मैग्नीशियम बॉन्ड इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं याद कि MgO होता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था 9th क्लास में, बैलेंसीज पढ़ी थी, फॉर्मूला बनाना पड़ा था कि कैसे हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। थोड़ा बहुत देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम लिखा, क्लोरीन लिखा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, क्लोरीन की वैलेंसी -1। अब मैं इसे क्रिस क्रॉस मेथड से कर रही थी, तो AlCl3, ये हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। सिंपली बेरियम सल्फेट बनाना है, तो बेरियम लिखा, सल्फेट लिखा, इसका +2, इसका -2, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये बनेगा Ba2SO4 का होल ट्वाइस। लेकिन हम सिंपलेस्ट रेशियो पढ़ते हैं तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और बनेगा क्या, BaSO4। तो ये फॉर्मूले जो हम लोगों ने 9th में पढ़े थे, ये ज़रूर आपको एक बार रिवाइज करने हैं, अदरवाइज ये चैप्टर में आप एक लोग इक्वेशन एक रिएक्शन की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप,
सबसे पहले एक रिएक्शन को देखना है हमें और देखना है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट है। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है और इधर भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। तो एक टेबल ड्रॉ करो, रिएक्टेंट इस साइड लिखो, प्रोडक्ट इस साइड लिखो, ठीक है। फिर लिखो यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे कौन सा ऑक्सीजन। रिएक्टेंट की साइड पे देखो कितने मैग्नीशियम प्रेजेंट है, एक ही मैग्नीशियम प्रेजेंट है। प्रोडक्ट की साइड पे देखो कितने मैग्नीशियम प्रेजेंट है, एक ही मैग्नीशियम प्रेजेंट है। रिएक्टेंट की साइड पे देखो ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। प्रोडक्ट की साइड पे देखो ऑक्सीजन एक ही प्रेजेंट है, यानी कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो मैं इसे क्या करूंगी, ऑक्सीजन को प्रोडक्ट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी ताकि ये भी क्या बन जाए, इक्वल टू 2 बन जाए। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे नहीं लगाना है 2, ये गलती कभी भी मत करना। ये गलती हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, ये गलती नहीं करना, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। जहां आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो वो होता है सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, आपको पूरे फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर दिया आपने 2MgO, ये गलती मत करना कि MgO2 बना दिया, ठीक है। तो ये क्या बना आपका 2MgO। अब क्या देखना है कि जैसे ही मैंने 2MgO बनाया यहाँ पे, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गए। कौन से साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे मैग्नीशियम कितने हो गए, 2 हो गए एक की जगह। तो यहाँ पे भी रिएक्टेंट साइड पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इक्वेशन को देख लो, मैग्नीशियम 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, रिएक्टेंट में भी 2 है। ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है और रिएक्टेंट में भी 2 है। तो फाइनल इक्वेशन आपकी बनती है 2Mg सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस विल गिव यू 2MgO। ऐसे आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। दिस इज द वे टू बैलेंस इक्वेशन। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई बैलेंस्ड, ठीक है। इसे हम कहते हैं कंप्लीट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जहाँ पे स्टेट भी मेंशन होंगे और सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी मेंशन होंगे और बैलेंसिंग भी हो जाएगी इक्वेशन की। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कौन सा था, जिंक सॉलिड प्लस H2SO4 is giving you what, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म। ये aqueous फॉर्म में था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे करना है, कौन कौन से एलिमेंट है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट लिखो यहाँ पे, प्रोडक्ट लिखो यहाँ पे, जिंक लिखो, हाइड्रोजन लिखो, सल्फर लिखो, ऑक्सीजन लिखो। जिंक कितना है यहाँ पे 1, प्रोडक्ट साइड कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, प्रोडक्ट साइड कितना है 2, सल्फर कितना है यहाँ पे 1, प्रोडक्ट साइड कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4, प्रोडक्ट साइड कितना है 4। सो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, फटाफट से 2 कॉलम बनाएंगे, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। एलिमेंट्स लिखो कौन कौन से, आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। रिएक्टेंट साइड आयरन का नंबर 1, प्रोडक्ट साइड आयरन का नंबर 2, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 1, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड 3, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे आयरन। तो आयरन में देखो रिएक्टेंट को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आयरन बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या 2Fe, ठीक है। तो अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो गए। अब हमें बनाना है क्या, ऑक्सीजन को इक्विवेलेंट बनाना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ रिएक्टेंट साइड में, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3 से, तो हाइड्रोजन अब कितना हो गया मेरे पास रिएक्टेंट साइड 6, तो 2 काट के लिख दो यहाँ पे 6। अब मुझे प्रोडक्ट साइड भी क्या बनाना है इसे 6, और ऑलरेडी कितना है 2, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से, तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो आयरन भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं, CO plus H2 gives CH3OH। रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट लिखो, एलिमेंट्स लिखो, कार्बन, ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन। कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 1। प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4। दैट मीन्स मुझे यहाँ के हाइड्रोजन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, ताकि मेरे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो द होल इक्वेशन बिकम्स CO plus 2H2 will give you CH3OH। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। देखो, ऑल इन ऑल हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आप पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के 2 कॉलम्स ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप एलिमेंट्स लिखोगे। ठीक है, एलिमेंट्स लिखने के बाद आप ये देखोगे कि वहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो रिएक्टेंट साइड कितने हैं और प्रोडक्ट साइड कितने हैं। और जब भी आप चेंज कर रहे हो, मान लो कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर आप 2 कर रहे हो, तो वो पूरे फॉर्मूला का चेंज होगा। तो अगर और किसी एलिमेंट का भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज हो रहा है तो उसे भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो भी बैलेंसिंग के सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स यू हाइड्रोजन क्लोराइड। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, हो सकता है कि आपको इक्वेशन जो दें वो इंग्लिश फॉर्म में लिख के दें। दैट इज, जैसे यहाँ पे दे रखा है मैंने HYDROGEN हाइड्रोजन, देन क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, आपको सिंबल्स ना लिख के दे, तो आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों ने सीखा था 9th में कि फॉर एग्जांपल जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है तो हम क्रिस क्रॉस मेथड से उसका फॉर्मूला बनाते थे, दैट इज AlCl3। तो वैलेंसी ज़रूर लर्न कर लेना, वो जो 9th वाली टेबल है ना वो पूरी लर्न करनी है, अदरवाइज आप क्वेश्चंस परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन इज, गलती मत करना कि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन लिख दोगे। हाइड्रोजन H एटम की तरह थोड़ी प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो H2 की तरह प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे H2। सिमिलरली क्लोरीन भी Cl2 की तरह प्रेजेंट होता है। और हाइड्रोजन क्लोराइड अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, यहाँ -1, क्रिस क्रॉस करेंगे, क्या बनेगा फॉर्मूला? HCl। अभी आपका क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। अब आपको क्या करना है? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और एलिमेंट्स हाइड्रोजन और क्लोरीन ही है बस। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड 1, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड 1। तो अब क्या करेंगे? दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, तो अल्टीमेटली जो क्लोरीन है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया और ये बना 2 2। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी एक फॉर्मूले के सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज कर रहे हो तो उसके पूरे कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में रख के उसके बाद बैलेंसिंग करना। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी? H2 plus Cl2 will give you 2HCl। नेक्स्ट देखते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट gives you, barium chloride plus aluminium sulfate will give you barium sulfate plus aluminium chloride। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड देखो, बेरियम क्लोराइड, तो Ba+2 -1, क्रिस क्रॉस करो, क्या बनेगा? BaCl2। सेकेंड देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट इज SO4 2 3+, तो ये क्या बनेगा? एल्यूमिनियम 2 SO4 3, होल ब्रैकेट में 3 लिखना है, सिर्फ ब्रैकेट को ऐसे मत लिख देना कि Al2 SO4 3, ये गलत है। ठीक है, होल ब्रैकेट इनक्लोज्ड बाय 3। थर्ड इज बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, क्रॉस करो, BaSO4। फोर्थ देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड +3 -1, क्रिस क्रॉस करोगे, क्या बनेगा? AlCl3।
अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दो, ये बनेगा बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 3 will give you BaSO4 प्लस AlCl3। अब इसे बैलेंस करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेरियम कितना है 1, बेरियम कितना है 1, क्योंकि सल्फेट एज इट इज रिपीट हो रहा है तो इसे हम लोग एक ही लेके चलते हैं, एक यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है सल्फेट, तो यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 1 सल्फेट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, रब करके उसके बाद लिखते हैं। मीनवाइल आप अपनी नोटबुक में खुद बैलेंस करके देखो कि इक्वेशन बैलेंस हो पा रही है। अगर हो पा रही है इसका मतलब आपको बैलेंसिंग की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट विल गिव यू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेरियम रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड लिखो फटाफट से, बेरियम एल्यूमिनियम SO4 और क्लोरीन। SO4 को हम सिंगल यूनिट तभी लेंगे जब यहाँ पे भी एज सल्फर और ऑक्सीजन SO4 की तरह प्रेजेंट है और यहाँ पे भी सल्फर और ऑक्सीजन SO4 की तरह प्रेजेंट है और किसी तरह प्रेजेंट नहीं है। अगर SO4 की जगह यहाँ पे SO2 हो जाता तो आप SO4 को एक यूनिट लेकर नहीं चल सकते, ठीक है। तब आपको अलग अलग करना पड़ेगा कि सल्फर अलग और ऑक्सीजन अलग। तो दिस इज बेसिकली अ शॉर्टकट मेथड, ओके। बेरियम देखो रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड 1, एल्यूमिनियम 2, प्रोडक्ट साइड 1, सल्फेट रिएक्टेंट साइड 3, प्रोडक्ट साइड 1, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड 3। तो सबसे पहले क्या बैलेंस करो, एल्यूमिनियम, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से। अब देखो क्लोरीन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड कितना बन गया, 6, 2 3 6, तो यहाँ पे इसे हटाओ, इसे लिखो 6 और 1 को काट के यहाँ पे लिखो 2, मतलब बेरियम और एल्यूमिनियम तो हो गए मेरे बैलेंस। सल्फेट जो है मेरे पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, अब बेरियम भी 3 हो गया है, बेरियम क्या बन गया है, 3 बन गया है। तो बेरियम देखो प्रोडक्ट साइड इट हैज बिकम 3, ठीक है। तो अब मेरा सल्फेट तो बैलेंस हो गया, लेकिन गड़बड़ किस में आ रही है, बेरियम में आ रही है और क्लोरीन में आ रही है। तो बेरियम वाले को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे, तो बेरियम कितना हो गया 3 और Cl2 अपने आप कितना हो गया, Cl अपने आप कितना हो गया 6, तो इसको काट के लिख दो 6। तो अल्टीमेटली पूरी इक्वेशन बैलेंस होती चली गई। अगर आपने एक भी फॉर्मूला गड़बड़ बनाया, BaCl2 की जगह अगर आपने BaCl3 बनाया या AlCl3 की जगह आपने बनाया AlCl2, तो आप कभी इक्वेशन बैलेंस नहीं कर पाओगे, और अगर हो भी पाई इन केस तो वो इक्वेशन हमेशा गलत बनेगी। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आप ये इक्वेशंस बैलेंस करने का प्रैक्टिस करोगे तो सबसे पहले प्रैक्टिस करना कि आप उस पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मूला बना पा रहे हो या फिर नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। तो जैसे सल्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फॉस्फेट, इनके तो आपको पक्का ही याद होनी चाहिए। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी मेरे पास, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3 will give you 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ ये आपके इनबॉक्स क्वेश्चंस भी है और कुछ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं, तो साथ साथ वो भी प्रैक्टिस होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सोडियम मेटल स्टेट में प्रेजेंट होता है तो सोडियम में लिखेंगे, प्लस वाटर H2O विल गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH, इसकी वैलेंसी +1, इसकी -1, क्रिस क्रॉस, दिस विल बिकम व्हाट, NaOH, ठीक है। तो ये क्या हो गया, NaOH प्लस, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन नहीं, यहाँ वाटर नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, या प्लस हाइड्रोजन। अब इसे आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वही बनाओ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सोडियम 1, प्रोडक्ट साइड भी 1, हाइड्रोजन 2,
प्रोडक्ट साइड कितना है 3, दैट इज 2 + 1 बेसिकली। ऑक्सीजन कितना है 1, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है आपका 1। तो बैलेंस मुझे किसको करना है, बैलेंस मुझे करना है सिर्फ हाइड्रोजन को। किसको बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन को। अब देखो जहाँ पे आपके पास दो जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट है और आप ऐड कर रहे हो, तो आपको यूज करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैं इसे क्या कर दूं, मुझे टोटल 2 चाहिए प्रोडक्ट साइड पे, एक ये है, अगर मैं इसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बनेगा, एक ही हाइड्रोजन बन गया। हाफ से मल्टीप्लाई करके ये एक ही हाइड्रोजन बन गया। क्यों क्यों क्योंकि हाफ इंटू 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। दैट मीन्स एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, कितने बन गए, 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पे भी कितने थे, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब मेरे पास पूरी इक्वेशन बैलेंस होकर आई। Na plus water will give you sodium hydroxide plus half hydrogen। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर बना रहा है। तो फटाफट से देख लो। अब यहाँ पे देखो नाइट्रेट यहाँ पे भी ऐसी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी ऐसी प्रेजेंट है, तो हम इसे सिंगल यूनिट लेके चल सकते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट साइड लिखो, प्रोडक्ट साइड लिखो, हाइड्रोजन लिखो, कैल्शियम लिखो, NO3 लिखो, ऑक्सीजन लिखो, ठीक है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 + 2 3, तो इसे 1 + 2 लिखो। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2। यहाँ पे कैल्शियम कितना है 1, यहाँ पे भी कैल्शियम कितना है 1, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नाइट्रेट कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 2। ऑक्सीजन अदर देन नाइट्रेट, अब ये जरूर याद रखना, जो आप ये OH वाला ऑक्सीजन ले रहे हो ना, उसमें NO3 वाला पार्ट नहीं मिलाना। क्यों, क्योंकि जो NO3 है वो हम लोग अलग लेके चल रहे हैं, तो NO3 वाले ऑक्सीजन अब काउंट आपको नहीं करनी। जब आप उसे सिंगल यूनिट में लेके चल रहे हो तो आपको NO3 वाले ऑक्सीजन काउंट नहीं करने, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कितना है, सिर्फ 2, क्योंकि NO3 तो हम लोग अलग से लिख लिया था। ऑक्सीजन कितना हो गया 2, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कितना हो गया, अदर देन नाइट्रेट इज 1 ओनली। सबसे पहले क्या करोगे, नाइट्रेट बैलेंस करो। नाइट्रेट बैलेंस करो, कितना आ रहा है, अगर मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे भी NO3 2 हो गया और यहाँ पे भी NO3 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना बन गया, 2 बन गया, है ना। तो 2 + 2, अब हाइड्रोजन कितना बन गया यहाँ पे 4। लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 ही है, तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि 4 बन जाए। तो ये क्या बन गया, 2H2O। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और NO3 भी बैलेंस हो गया। बचा क्या, कैल्शियम, वो तो बैलेंस्ड ही है। ऑक्सीजन देखो, अब ऑक्सीजन आपको देखना है कि यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन हैं, और जब मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया था 2 से, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने बन गए, 2 बन गए थे, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें चेंज की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल इक्वेशन आपकी बनेगी 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल गिव यू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 2H2O, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनी है। अब ये दो लास्ट इक्वेशंस देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे देखो सोडियम कितना 1, यहाँ पे सोडियम कितना 1, Cl कितना 1, Cl कितना 1, सिल्वर कितना 1, यहाँ पे भी सिल्वर 1, NO3 1, NO3 1। तो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड। यहाँ पे देखो फटाफट से ड्रॉ करो, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, बेरियम क्लोराइड, क्योंकि सल्फेट यहाँ पे भी SO4 है, यहाँ पे भी SO4 है, तो इसे सिंगल यूनिट लेके चलेंगे, और हाइड्रोजन। बेरियम कितना है 1, प्रोडक्ट साइड 1, क्लोराइड कितना है 2, प्रोडक्ट साइड 1, सल्फेट कितना है 1 1, हाइड्रोजन इधर कितना है 2, इधर कितना है 1। तो सबसे पहले क्या बैलेंस करते हैं, लेटर से क्लोरीन बैलेंस करते हैं। तो प्रोडक्ट साइड मुझे बनाना है इसे 2, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, तो यहाँ पे हो गया 2HCl, ठीक है। अब मैंने जैसे ही इसे 2 बनाया, हाइड्रोजन मेरे पास अपने आप 2 बन गया है। तो दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी,
barium chloride plus H2SO4 will give you BaSO4 plus 2HCl। ठीक है, तो बैलेंसिंग के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी हो गए हैं, बैक क्वेश्चंस भी हो गए हैं ऑलमोस्ट। अब आपको क्या करना है, कोई भी इक्वेशन पकड़ के बैलेंस करना शुरू हो जाओ, ऐसे ही प्रैक्टिस होगी। ठीक है, जहां पे भी इक्वेशन दिखे चैप्टर में, बैक एक्सरसाइज में, इक्वेशन पकड़ो, बैलेंस करो और फॉर्मूला बनाना ज़रूर सीख लेना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। सो थैंक यू फॉर टुडे।